बच्चों आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 9। मैट्रिसेस चैप्टर ना इजी है, बस प्लस करना है, माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस तो इजी रहेगा, माइनस भी इजी रहेगा, बस मल्टीप्लाई करना एक बार सीखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, इस चैप्टर में तुम्हें सीखना है बस अपनी कैलकुलेशन को, मतलब तुम लोग प्लस माइनस करते हुए माइनस का साइन ना भूल जाओ, मल्टीप्लाई सही करो, बस इतनी सी ज़रूरत है। बाकी बहुत ज़्यादा रूल्स है नहीं, बहुत थोड़े से रूल्स हैं, बस उतनी बात याद करनी है और चैप्टर आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिसेस चैप्टर है ना, ये मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। जैसे स्टैटिक्स चैप्टर है ना, मीन मोड मीडियन निकालना, बस फॉर्मूले याद कर लो, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी टाइप से ये भी चैप्टर है मैट्रिसेस। बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, इसीलिए ये मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है ना। तो अभी पहले सुनते हैं मैट्रिसेस होता क्या है, हमें मैट्रिसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। पता है आजकल हम लोग मैट्रिसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोगों के कंप्यूटर में जो गेम्स होते हैं ना, वो गेम्स भी इसी मैट्रिसेस से बन रहे होते हैं। आजकल मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है ना, तब हम यूज़ करते हैं इस मैट्रिसेस को। मैं तुम्हारी लैंग्वेज में एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो तुम लोग ना मार्केट जाते हो, ठीक है, और तुम लोग मार्केट में बहुत सारे आर्टिकल्स खरीदते हो, बहुत सारे सामान खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने ना पेन खरीदे, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने कुछ पेंसिल्स खरीदी, तुम लोगों ने कुछ कॉपियाँ खरीद ली, ठीक है, सही है ना। अब मान लो कि तुम लोगों ने क्या किया, पहले 10 पेंसिल खरीदी थी, फिर तुम लोगों ने 5 पेंसिल खरीदी थी, फिर तुम लोगों ने 2 कॉपी खरीद ली, सही, ठीक है। फिर ये फर्स्ट डे था, फिर एक हफ्ते बाद तुम लोग फिर मार्केट गए, तुम्हें असाइनमेंट मिला स्कूल से, अब असाइनमेंट पूरा करने के लिए सामान चाहिए, तो तुम लोग 1 वीक के बाद दोबारा गए मार्केट, और तुम लोगों ने फिर से मान लो 10 पेन खरीदे, मान लो 3 पेंसिल खरीदी और 4 तुम लोगों ने कॉपी खरीद ली, समझ गए, ठीक है। अब आपके एक पेन की कॉस्ट, ठीक है, एक पेन की कॉस्ट अगर मान लो 20 थी, एक पेंसिल की कॉस्ट अगर 10 थी और एक कॉपी की कॉस्ट अगर 50 थी, तो मैं बोलूँ तुम लोग मुझे ये बताओ टोटल तुम लोगों ने कितना खर्चा किया, ठीक है, इसमें तुम्हारा टोटल कितना कॉस्ट गया। तो इसकी कैलकुलेशन को आप मैट्रिसेस की हेल्प से बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो, समझ आ गया ना। तो मैट्रिसेस बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। एक्चुअली में मैट्रिसेस है क्या वो समझो पहले। मैट्रिसेस कुछ नहीं होता है, मैट्रिसेस सिर्फ डेटा का कलेक्शन होता है। क्या होता है, डेटा का, ये तुम्हारा डेटा ही तो है कि तुमने कितने पेन, कितनी पेंसिल, कितनी कॉपी एक दिन में खरीदी, फिर नेक्स्ट डे पे तुमने कितने पेन खरीदे, कितने पेंसिल खरीदे, कितनी कॉपी खरीदी, तो ये तुम्हारा क्या है, डेटा। तो मैंने बस क्या किया, आपके डेटा को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, समझ गए क्या। तो मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस सिर्फ कलेक्शन है डेटा का इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में, समझ गए क्या। एंड मैट्रिसेस के अंदर सिर्फ नंबर्स आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है ना। इसमें जब हम कलेक्शन करते हैं तो इसमें कलेक्शन में नंबर आता है या टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, इसके अंदर कोई नाम वाम नहीं आता है। जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी मैंने बाहर लिखी हैं, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिखी हैं, समझ गए। तो मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। किसका रेक्टेंगुलर फॉर्म है, आपके डेटा के कलेक्शन का, समझ गए क्या मेरी बात। अब ध्यान से सुनते रहना। तो अगर मैं कोई डेटा को रेक्टेंगुलर फॉर्म दे रही हूँ तो मैं कुछ इस तरह से फॉर्म दूंगी ना, सही। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें 2 चीज़ें हैं, क्या है, एक तो मेरे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है ना। तो हमारा जो मैट्रिसेस होता है उसमें एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, क्या होती है, और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रोज। क्या बोली जाती है, समझ गए क्या। अब बताओ इसके अंदर कितनी रोज है, 2 रोज है। कितनी रोज है, 2 रोज है। एंड रोज, नंबर ऑफ रोज को ध्यान से सुनते रहना, नंबर ऑफ रोज को आप m से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल m। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी रोज है, 2, तो स्मॉल m कितना हो गया, 2, समझ आया। दूसरा, हमारे पास मैट्रिसेस में वर्टिकल लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं, दिख रही है क्या, सही है ना। एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, तो टोटल कितनी वर्टिकल लाइंस हो गई, 3, सही है ना। तो इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ गए क्या मेरी बात, क्या बोलते हैं, कॉलम।
एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फिलहाल मेरी मैट्रिक्स में 3 है। समझ आ गया? तो अब ध्यान से सुनते रहो। मैट्रिसेस क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में डेटा का अरेंजमेंट। समझ गए मेरी बात? एक और एग्जांपल लिखती हूँ, 3 2 1 0 1 2, कुछ भी मैंने अपनी तरफ से ऐसे लिख दिया, सही है? तो ये मेरी क्या हो गई? मैट्रिक्स। क्या हो गई? मैट्रिक्स। जब एक होती है तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एंड मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है, ठीक है? तो अभी मेरी एक ही है ना, तो मैं इसे मैट्रिक्स बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो ये मेरी एक मैट्रिक्स है, कैपिटल है। समझ गए? हमेशा मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है? हमारे पास मैट्रिक्स में रोज होती हैं एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है? किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, कैसी लाइन होती है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? रोज। समझ आ गई कि इतनी मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? नंबर ऑफ रोज को स्मॉल n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एंड नंबर ऑफ कॉलम को स्मॉल n से दिखाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर जर्नली हम लोग इसे m और n से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमेशा मैट्रिक्स के कॉर्नर में ना, हमेशा मैट्रिक्स के इधर कॉर्नर में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को राइट करते हैं। कैसे? मैं दिखाती हूँ। इसमें कितनी रोज है? 1 2 3। कितनी रोज है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कितनी वर्टिकल लाइन्स है? तो कॉलम 3 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3। सही है ना? हमेशा मैट्रिक्स के कोने में इस तरह से छोटा सा लिखा जाता है। हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, हमेशा पहले किसको लिखते हैं? नंबर ऑफ, और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और देन हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ गए? ये बात याद रखना, हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज राइट किए जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखा जाता है और फिर लिखते हैं हम नंबर ऑफ कॉलम को। और इस चीज को आप कहते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे लिख लो, तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का। तो बड़ा सिंपल सा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू m/n, ठीक है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m/n। m क्या है? हमेशा नंबर ऑफ रोज, फिर मल्टीप्लाई, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें 3 रोज थी, 3 कॉलम थे, तो 3/3। तो इस A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज 3/3। समझ आ गया क्या? अब बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/3। कितनी रोज है? 1 2। तो पहले मैंने 2 लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन। कितनी कॉलम दिखाई दे रही है? तो 2/3। क्या तक समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? बड़ा सिंपल सा है। बस पहले क्या काउंट कर लो? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या बन जाएंगी? रोज। फिर वर्टिकल लाइन काउंट कर लो, वो क्या होती है? कॉलम्स। एंड पहले रोज को लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर कॉलम को लिख दो। दैट इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमेशा इरेज करती हूँ और फिर एक और बात बताती हूँ। जैसे ही डाउट आएगा ना, डाउट पूछते रहना। किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा कैसे लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। तो मैं आपके सामने एक और मैट्रिक्स लिख के दे रही हूँ। मेरे पास A मैट्रिक्स है दैट इज 2 3 1 4 6 8 0 1 2 4 3 1, ठीक है? ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ पहले तो। कितना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर? 3/4। सही है ना? कितनी रोज है? 3। कॉलम्स कितने हैं? 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज 3/4। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो आप लोगों ने ये राइट किया है ना, ये जो एंटिटी राइट की है, इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? जो भी मैं इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिख रही हूँ, जो एंटिटीज आपने राइट की हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अब किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट हैं, वो हम इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 4 जा,
ऑर्डर को मल्टीप्लाई किया, अब आप गिन लो इसके अंदर 12 एलिमेंट होंगे। समझ आ गया? तो किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें इन्हें गिनने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने ऑर्डर राइट किया है ना, उन्हीं की मल्टीप्लाई कर दो और उनकी मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा दैट इज टोटल एलिमेंट। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो एक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आप लोगों से कह रही हूँ मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? बी। और मैं कह रही हूँ उस बी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट 6 है। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने हैं? तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ। 2/3 और आप लोगों ने बोला 3/2। और भी कुछ पॉसिबिलिटी है कोई पॉसिबिलिटी? ध्यान से सुनो, मैंने कहा मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है इस तरह से कि उसके टोटल एलिमेंट 6 हैं। कितने का टोटल एलिमेंट? 6। मैं कह रही हूँ इसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर है वो आप लोग बताओ। तो आप लोगों ने ये देखा कि 2 × 3 6, आप लोगों ने सोचा 3 × 2 6। क्या ये कंडीशन नहीं बना सकते 6 × 1 और 1 × ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना? तो इस बी मैट्रिक्स के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर हैं वो ये रहे। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है ना? जितने भी पॉसिबिलिटी है वो सब राइट करनी है आप लोगों को। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सुनो। मेरे पास एक मैट्रिक्स है सी। ठीक है, एक मैट्रिक्स है सी, उसके टोटल एलिमेंट्स 4 है, 16 है। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 16। बताओ जल्दी से उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? 1 मिनट लिखते हैं। क्या क्या बोला आप लोगों ने? पहले 2/8, चलो 2/8, और दूसरा हो गया 8/2, और बताओ? बिल्कुल 16 × 1 या फिर 1 × 16। नेक्स्ट आप लोग बता रहे हो 4/4, और क्या है? और भी कुछ है? बस 16 तो ऐसे हो सकता है ना, 16 2 × 8 8 × 2 4 × 4 16 × 1 1 × 16। बस हाँ जी, ये बताओ मैट्रिक्स समझ आ गया क्या होता है? ऑर्डर समझ आ गया, एलिमेंट समझ आ गए, और अगर हमें एलिमेंट पता है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं ये भी समझ आ गया। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पढ़ना है आप लोगों को? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा आसान सा है। सबसे पहला है हमारे पास रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? अब जरा नाम से समझ आ रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो? रो। जिसमें सिर्फ क्या हो? तो ऐसी कैसी मैट्रिक्स होगी? 2 1 3। क्या ये रो मैट्रिक्स है? आपको जो दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? एक सिंगल रो। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज बस 1 हो। दैट मीन्स उसमें सिंगल रो हो। कैसी रो हो? कॉलम कितने भी हो जाए, सही है ना? कॉलम कितने भी हो जाए। देखो जरा 2 1 3 4, क्या ये भी एक रो मैट्रिक्स है ना? बिल्कुल रो मैट्रिक्स। आपको क्या दिखाई दे रही है? एक सिंगल रो। सही बात है। इसमें कितने कॉलम थे? 1 2 3। इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4। समझ गए? तो कॉलम कितने भी हो पर रो कितनी होनी चाहिए? 1। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो अवेलेबल होती है उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। समझ आ गई मेरी बात? तो रो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? रो मैट्रिक्स की कंडीशन है कि उसका ऑर्डर 1/n होना चाहिए। ठीक है, रो हमेशा कितनी होनी चाहिए? 1। कॉलम कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ भी। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया ना अच्छे से? तो ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स आपका एक एग्जाम्पल है रो मैट्रिक्स का। ठीक है, सेकेंड टाइप पे चले। सेकेंड टाइप है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा जल्दी से बता दो? जिसमें एक सिंगल कॉलम होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जो दिखने में कॉलम की फॉर्म में दिखे, राइट? एक ऐसी मैट्रिक्स जो आपको जब दिखाई दे रही है तो वो कैसी दिखाई दे रही है? एक कॉलम की फॉर्म में दिखाई दे रही है, और ऐसा तभी होगा जब उस मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होगा। तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 2 3 कौन सी मैट्रिक्स है? क्यों? आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सिंगल कॉलम दिखाई दे रहा है। अब इसमें रोज कितनी भी हो, 1 रो है 2 रो है 3 रो है, रोज कितनी भी हो पर कॉलम कितना होना चाहिए? 1। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो आपकी जो कॉलम मैट्रिक्स है, इस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? m/1।
सही है ना? रोज कितनी भी हो, इसमें कितनी रोज दिखाई दे रही है? 3 रोज, बट कॉलम कितना है? एक ही है, इसलिए एक ऐसी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। समझ आ गया? तो आप लोगों को रो और कॉलम मैट्रिक्स समझ आ गया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर के नाम से समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है कुछ? स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं? इक्वल, सही है? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं? इक्वल, तो उसे आप स्क्वायर कहते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसकी रोज और जिसके कॉलम क्या होंगे? इक्वल, सही है ना? अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी? यानी वो देखने में रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं दिखाई देगी, वो दिखने में कैसी अपीयर होगी? स्क्वायर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 2 1 3 1 कौन सी मैट्रिक्स है? क्यों? कितनी रोज है? 2, कॉलम भी कितने हैं? इसलिए कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 1 1 3 2 1 0 0 1 कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं ठीक उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है क्या? अब उसके बाद जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को आप लोग एक और नाम से बोलते हो, दैट इज नल मैट्रिक्स। समझ गए? जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम है, दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल O से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ठीक है, नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। समझ गए? अब इसके नाम से समझ आ रहा है ना? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। समझ गए? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये नल मैट्रिक्स है? ठीक है ना? क्या ये नल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। इसलिए कौन सी मैट्रिक्स हो गई? नल मैट्रिक्स। समझ आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है, एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? पहले तो डायगोनल देख लो। देखो, इस मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा? इस मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा? ये इस मैट्रिक्स का क्या है? डायगोनल। समझ आ गया कि मेरी बात? स्क्वायर शेप देखिए ना आप लोगों ने, ये आपकी स्क्वायर शेप है, ये आपकी क्या कहलाता है? डायगोनल। हमारी मैट्रिक्स का ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है ना, ऊपर से नीचे आते हुए जो डायगोनल होता है ना, वो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। तो मैंने जो रेड से मार्क किया है वो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो हो जाए। क्या हो जाए? तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो अब ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो एक स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स का। समझ गए? और वो वाली मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गया? अब डायगोनल मैट्रिक्स का भी एक बहुत स्पेशल केस है, बहुत स्पेशल केस, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ऐसे पर्टिकुलर पूछा नहीं जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में यूज होता है। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, या फिर इसका एक और नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई। अब ये क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो। क्या हो? और उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो जाए? 0। आपके एग्जाम में हमेशा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से होगा, या फिर वहां पर सिंपल आई लिखा होगा। वैसे सिंपल आई लिखा होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो इसके सारे डायगोनल के एलिमेंट को मैं कितना कर दूंगी? तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए? अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है? ऑर्डर बताओ इस मैट्रिक्स का जल्दी से। 3/3। सही है ना? ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। क्यों? नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम भी। तो जब आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपकी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितनी रोज होंगी उतनी कॉलम भी होंगी ना। तो इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में हम ऐसे नहीं बोलते ऑर्डर 3/3 है या ऑर्डर 2/2 है, आप सिंपल 3 बोलोगे क्योंकि कॉमन सेंस है। अगर मैंने ऑर्डर 3 बोला है तो इसका मतलब है रोज भी 3 एंड कॉलम भी, तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं I3। इसका क्या मतलब है कि ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि ऐसे I2 लिखो तो इसका क्या मतलब है कि मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? ऑर्डर 2 मतलब रोज भी 2, कॉलम भी। तो क्या बनेगी मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स? डायगोनल के एलिमेंट 1 एंड बाकी सब। तो ये मेरी क्या बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज होगी आप लोगों के एग्जाम में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है क्या? यूनिट मैट्रिक्स। पर हमारे एग्जाम में ना सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई आता है तो वहां पर इसे आई लिखा जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो हमारे सिलेबस में बस इतने ही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, ठीक है। जब तुम लोग 12th में जाओगे ना तो और बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स हैं, बट अभी 10th क्लास में हमें बस इतने ही टाइप के मैट्रिक्स पढ़ने हैं। अब इसी में कोई डाउट है क्या? पक्का? तो एक नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था ना, एक बार और देख लो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? मान लो मैंने आप लोगों को एक मैट्रिक्स ए इस तरह से दी है 2 3 1 1 0 1, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? क्या ऑर्डर? 2/3। कितनी रोज हैं? 1 2। रोज 2 है तो पहले हम क्या लिखते हैं? 2 एंड कॉलम कितनी है? 3। तो 2/3 इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। पहले नंबर ऑफ रोज राइट करते हैं, देन नंबर ऑफ कॉलम। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? तो जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो ना तो उसके ऊपर लिख देते हो टी। इसका मतलब है हमने ए मैट्रिक्स का क्या कर दिया? ट्रांसपोज। एंड ट्रांसपोज बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होता। जो आपकी रोज है उन्हें आप किस में बदल देते हो? कॉलम में, ठीक है। जो आपकी रोज हैं उसे आप क्या बना दोगे? कॉलम। तो आपकी जो फर्स्ट रो है उसे मैंने क्या बना दिया? फर्स्ट कॉलम। आपकी जो सेकंड रो है उसे मैंने क्या बना दिया? सेकंड कॉलम। तो जब आप लोग रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो ना तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझ आ गया क्या? अब बताओ इसका ऑर्डर कितना हो गया? अब इसका ऑर्डर हो गया 3/2। रोज कितनी है? 3। कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर चेंज हो जाता है। जो आपकी पहले कॉलम थी वो अब क्या बन गई? रो। जो पहले रो थी वो क्या बन जाएगी? अब कॉलम। समझ आ गया? एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास एक और ए मैट्रिक्स है दैट इज 3 1 0 1। अब मुझे क्या करना है? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज में क्या करना है? रो को किस में इंटरचेंज करना है? कॉलम में। तो यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट रो है तो इस फर्स्ट रो को मैंने किस में बदल दिया? कॉलम में। सेकंड रो को भी किस में कन्वर्ट कर दूंगी? कॉलम में। तो अब इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है?
दैट मीन्स अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे। अब इसका कॉलम इसका रो बन जाए, इसका रो इसका कॉलम बन जाए तो फर्क क्या पड़ रहा है? पहले भी 2/2 था, अब भी 2/2 ही है। समझ आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल है, आपकी जो रो है उसे आप क्या बनाते चले जाओ, कॉलम बनाते चले जाओ, ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ आ गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो ट्रांसपोज में इंटरचेंज करना है। किसे इंटरचेंज करना है? रोज को कॉलम से। डन। अब हमें पढ़ना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ाने के लिए मैं इक्वालिटी की कंडीशन भी राइट करूंगी। ठीक है, हमें पढ़ना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अब इसके नाम से पता चल रहा है ना, इक्वालिटी मतलब इक्वल। तो हमें ये देखना है कि हमारी दो मैट्रिक्स कब एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास B है, तो वो कौन सी कंडीशन है जिनमें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी? पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ गए? अगर हमारी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो मैट्रिक्स क्या हो सकती है? इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो इनके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है देन उसके सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट भी सेम है, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी? इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक A मैट्रिक्स है 2 3 1 0। तो अब B मैट्रिक्स को अगर A के इक्वल बनाना है तो इसका ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो अगर B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के इक्वल होना है तो उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम। साथ में एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सेम। एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? समझ रहे क्या मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? तो ध्यान से सुनना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स का क्या होना? इक्वल। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? जब उनके ऑर्डर क्या होंगे? सेम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तभी मैट्रिक्स इक्वल होती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनके ईच एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। समझ आ गया? अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हमारा काम है मैट्रिक्स को ऐड करना, आपका काम है मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, और आपका काम है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज पे आते हैं। तो ये सब क्या था? बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या था? अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट को। हमें सीखना है कि हम दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं और किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साथ में सीखते हैं। सबसे पहले आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को सिर्फ तब ऐड कर सकते हो या सिर्फ तब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सेम। अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तब आप उन्हें ऐड कर सकते हो, तब आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते। अब मैं आपको एडिशन समझाती हूँ। मेरे पास एक A मैट्रिक्स है दैट इज 3 1 0 2 0 -1, और मेरे पास एक मैट्रिक्स है B 3 1 0 0 -2 -3। ठीक है, अब बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3, रोज 2, कॉलम 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। कितनी रोज है? 2। कितने कॉलम्स हैं? 3। सही है ना? अब अगर मुझसे क्वेश्चन में कहा जाए कि मुझे A + B निकालना है, क्या निकालना है? अब क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसीलिए मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकती हूँ। या मुझसे क्वेश्चन में कहा जाए कि A - B कैलकुलेट करके दो, तो मुझे A मैट्रिक्स में से B मैट्रिक्स को क्या करना है? माइनस करना है। और ये भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? सेम। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले याद रखो कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब अगर इनके ऑर्डर सेम है ना तो बड़ा आसान है इन्हें ऐड करना। देखो, हर एलिमेंट को ऐड कर दो, सेम पोजीशन, ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे।
यहाँ पे इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो 1 + 1, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे तो 0 + 0 इज 0, इस 2 को इसके साथ ऐड कर दोगे तो 2 + 0 इज 2। समझ रहे हो क्या मेरी बात? सेम पोजीशन पे रहने वाले एलिमेंट्स को हमें जोड़ना है और सेम पोजीशन पे रहने वाले एलिमेंट्स को आपको क्या करना है? माइनस। ऐड करना है तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को जोड़ दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम पोजीशन पे रहने वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ आ गई क्या मेरी बात? तो अब देखो 0 - 2 कितना हो जाएगा? -2 -1 -1 प्लस -3 करना है, ठीक है ना? 3 + 3 6, 1 + 1 2, -1 ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस तो इट बिकम -4। नहीं आई क्या मेरी बात समझ में? बिल्कुल सेम तरीके से सब्ट्रैक्ट भी करना है, सेम पोजीशन पे रहने वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो 3 में से 3 को क्या करना है? माइनस तो 0, 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 0, 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0, 2 में से 0 को माइनस करोगे तो 2, 0 में से माइनस करना है। ध्यान से देखना, जब माइनस करते हैं ना तो ब्रैकेट्स लगा लिया करो ताकि तुम लोग मिस्टेक ना करो। तो 0 में से माइनस करना है किसे? -2 को, तो माइनस माइनस प्लस तो इट बिकम 2। समझ गए? समझ गए ना? जब माइनस करो तो प्लस माइनस पे ध्यान दे देना, नहीं तो तुम लोग कर देते हो गलत। अब ये क्या है? -1, क्या करना है? -3, तो -1 + 3 इट बिकम 2। समझ गए क्या मेरी बात को? तो किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़ा आसान है। अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को जोड़ दो या घटा दो। समझ आ गया? अब मान लो कि मेरे पास बी मैट्रिक्स ये होती और इसका ऑर्डर होता है 2/2, ठीक है? तो क्या आप इन्हें ऐड कर पाते? नहीं कर पाते। रीजन देखो, आप इन 4 एलिमेंट को तो इन 4 एलिमेंट से जोड़ देते। अब इस वाले कॉलम का क्या होता? ये वाला कॉलम तो किसी से जाके जुड़ ही नहीं सकता था ना, इसीलिए हम सिर्फ सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ आई? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब जरा एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है? अब हम लोग एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एंड उसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है? देखो, अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है दैट इज 3 1 0 1 और मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है 2 1 1 0 एंड क्वेश्चन में कहा जाए a + b कैलकुलेट करो, क्या करो? a + b, ठीक है? तो आप पहले इन दोनों का ऐड करोगे ना, 3 + 2 0 + 1 1 + 1 1 + 0, सही है क्या? अब अगर मुझे b + a कैलकुलेट करना पड़े, क्या कैलकुलेट करना पड़े? b + a, तो तब भी क्या आंसर सेम आएगा क्या? बिल्कुल सेम आएगा। आप देख लो, 2 + 3 5 1 + 0 1 1 + 1 2 0 + 1 सेम है ना? दैट मीन्स आप लोग a + b को ऐड करो या b + a को ऐड करो, एक ही तो बात है, रिजल्ट क्या निकलना है? सेम। इसलिए हम कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। किसे ओबे करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ, दैट इज योर कॉम्यूटेटिव लॉ। ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, आंसर सेम आएगा, दैट इज योर कॉम्यूटेटिव लॉ, जो कि नंबर्स भी फॉलो करते हैं। नंबर्स आप 2 को 3 में जोड़ो या 3 को 2 में जोड़ो, आंसर तो सेम ही आना है ना। तो आपके नंबर्स क्या ओबे करते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। सेम हमारा मैट्रिक्स, हमारे मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अब मुझे ये बताओ, क्या 2 - 3 और 3 - 2 एक ही बात है? एक ही बात है क्या? नहीं, 2 में से 3 को माइनस करूंगी और 3 में से 2 को माइनस करूंगी तो आपके नंबर्स कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते, तो हमारा मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। सिर्फ एडिशन में है, ए मैट्रिक्स को बी में जोड़ दो या बी मैट्रिक्स को ए में जोड़ दो, सेम आंसर आना है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। समझ आ गया? अब यहाँ पर एक और मैट्रिक्स ले लो, C 1 0 0 1,
ये कौन सी मैट्रिक्स लिख दी मैंने, जल्दी बताओ, ये मैंने कौन सी मैट्रिक्स राइट कर दी? डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 है तो कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल आई से। और इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 को हम 2 भी तो बोलते थे स्क्वायर मैट्रिक्स में, बताई थी ना मैंने ये बात। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ध्यान से सुनो, अब अगर क्वेश्चन में एक आ जाए a प्लस बी प्लस सी निकालो, ऐसे, सही है ना, तो आप लोग क्या करोगे? पहले b को किस में ऐड करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको किस में ऐड कर दोगे, ऐसे तो करोगे। अगर आप लोग a प्लस बी को पहले ऐड कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसे c में ऐड कर दो, क्या तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा? क्या सेम ही तो आएगा, नंबर्स ऐड किए जा रहे हो। अब इन्हें ऐड करना है, अब चाहे पहले इन दोनों को ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसे इसमें ऐड कर दो, या पहले इन दोनों को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा उसे इसमें ऐड कर लो, दोनों से रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं? यानी आपके मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है। जब हमें 3 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो पहले किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लो, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उससे तीसरे मैट्रिक्स को ऐड कर लेना। ऐसा कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले से जोड़ना है, फिर इसे जोड़ना है, फिर इसे जोड़ना है, क्योंकि किसे ओबे करते हैं? एसोसिएटिव लॉ को। यहाँ तक समझ आ गया? तो मेरे मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, मेरे मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बताओ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टीज आप लोग याद कर लेना जब हमें एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, तब आप लोगों को यही प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम वहाँ पे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर मैं 2 को 0 में ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 2। या फिर मैं 0 को 2 में ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 2। तो 0 एक ऐसा नंबर है, उससे किसी भी चीज को जोड़ो वो वापस मिलने लगती है, सही है ना? 0 एक ऐसा नंबर है कि उसमें किसी भी नंबर को जोड़ो आपको वो नंबर क्या मिलता है? वापस से मिल जाता है। या फिर किसी नंबर को 0 में जोड़ो तो आपको वही नंबर वापस मिल जाता है, तब आप इस 0 को एडिटिव आइडेंटिटी नंबर कहते हो। क्या कहते हो? ठीक है, तब ये 0 क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना? सही है? क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। अभी नंबर्स में हो रहा है तो इन नंबर्स, सही है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हम किसी नंबर को 0 से जोड़ते हैं तो वही नंबर आपको वापस मिल रहा है। सिमिलरली एक बात देखो, अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है -1 0 2 4 और मैं इस मैट्रिक्स को ऐड करूंगी एक नल मैट्रिक्स में, किस में ऐड करूंगी? अब नल मैट्रिक्स क्या थी? नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स थी जिसके सारे एलिमेंट्स क्या थे? सही है, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स थी जिसके सारे एलिमेंट्स क्या थे? अब क्योंकि मुझे ऐड करना है तो ऑर्डर सेम बनाना था ना, अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो मैं इन्हें ऐड नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने ऑर्डर क्या रखा है? सेम। नल मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल ओ से। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जोड़ के दो या नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड करके दो तो आपको क्या मिलेगा? -1 + 0 -1, 2 + 0 2, 0 + 0 0, 4 + 0, यानी आपको तो वापस से ए मैट्रिक्स मिल गई ना, सही बात है ना? तो आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में ऐड करो या नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करो, हमें तो हमारी मैट्रिक्स वापस मिलनी है ना। तब यहाँ पर आप इस नल मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स बोलोगे। समझ गए? तो इस प्रॉपर्टी से आपको पता चलता है कि आप नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ दो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिलनी है, तो आपको उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई? किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? अब एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं और फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरी 2 मैट्रिक्स इक्वल है, मैं क्वेश्चन लिख के देती हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है x y z x + w,
ठीक है, ये मेरी एक ए मैट्रिक्स है एंड मैंने आप लोगों को लिख के दिया बी मैट्रिक्स है 10, 11, 12, 15, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, आपका क्वेश्चन में राइट है कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के, ऐसा मैं कह रही हूँ कि मेरी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है। क्या इनके ऑर्डर सेम है? ठीक है, इनके ऑर्डर सेम है तो इनके ईच एलिमेंट भी सेम होंगे अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है। इन क्वेश्चन में कहा ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम। तो पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी, इधर मैंने तुम्हारी बी मैट्रिक्स लिख दी और अब मैं एलिमेंट्स को क्या करने जा रही हूँ? इक्वल। क्यों? क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके ऑर्डर सेम होंगे, जो मुझे दिख रहा है ऑर्डर क्या है। और दूसरा कंडीशन क्या था इक्वल मैट्रिक्स का कि इनके एलिमेंट क्या होने चाहिए थे? सेम। सेम दैट मीन्स इक्वल। तो मैं x को किसके इक्वल पुट कर दूंगी? तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी मिल गई? 10। मेरा जो z है वो किसके इक्वल होगा? 12। तो z इक्वल्स टू 12, z की वैल्यू पे मिल गई। मेरा y किसके इक्वल होगा? तो मुझे y की वैल्यू भी मिल गई। अब आपका x प्लस w किसके इक्वल होगा? 15। x की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, 10 प्लस w इक्वल्स टू 15, तो w की वैल्यू कितनी आ गई? समझ गए? तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप उनके एलिमेंट्स को कंपेयर करके अननोन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। समझ आ गया? तो इस एक्सरसाइज के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो तो मैंने समझा दिए। अब जल्दी से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9A। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव अ रीजन। हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है या गलत। गलत है तो रीजन भी देना है। तो पहला है A एंड B आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब देखो क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है। A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना गिवन है? 3/2। कितना गिवन है? A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और B मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। तो क्वेश्चन में कहा है देन देयर सम A प्लस B इज पॉसिबल। तो इनका सम पॉसिबल है। क्या इनका सम पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। हम दो मैट्रिक्स को सिर्फ तब ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो आप लिखोगे नो, इनका सम पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनका ऑर्डर इक्वल नहीं है। सेकेंड, द मैट्रिक्स A 2/3 एंड मैट्रिक्स 2/3 आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या हम A और B को माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस करने की बस एक ही कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम हो एंड इनका ऑर्डर तो सेम है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ 2/1 मैट्रिक्स इज 2/1। क्वेश्चन में कहा है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/1। अब हमें इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। तो मैंने आपको बताया था ना, जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो नंबर ऑफ रोज क्या बन जाती है? नंबर ऑफ कॉलम। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बन जाते हैं? नंबर ऑफ रो। इंटरचेंज करना था ना, तो इंटरचेंज होने पे ये कितना आएगा? 1 और ये कितना हो जाएगा? सही है ना? इसको उल्टा करना है, इंटरचेंज करना है। बट क्वेश्चन में तो इंटरचेंज नहीं किया गया, यानी ये क्या हो गया? फॉल्स। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका आंसर तो ट्रांसपोज समझाते हुए ही मैंने दे दिया था। मान लो एक मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में का स्क्वायर है, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने रोज हैं उतने ही क्या है? कॉलम। एक और एग्जांपल ले लो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है? नंबर ऑफ कॉलम के। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो इसको उल्टा करना है, तो 2/2 का उल्टा भी तो 2/2 ही होने वाला है। 3/3 का इंटरचेंज भी तो 3/3 ही होने वाला है। तो ये पहले भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ट्रांसपोज करने के बाद भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? करेक्ट। समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो। एक कॉलम मैट्रिक्स हैज मैनी कॉलम एंड ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स क्या थी? बताओ। एक कॉलम मैट्रिक्स वो थी जो दिखने में कैसी लगे? एक कॉलम जैसी। तो क्या ये मैट्रिक्स कॉलम जैसी दिख रही है? आप बताओ, इसमें कितनी कॉलम है और रोज कितने हैं? हमने कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी।
कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका सिंगल कॉलम होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए? सिंगल कॉलम, और रोज कितनी भी हो। बट क्वेश्चन में तो उल्टा कर दिया गया। क्वेश्चन में क्या है? कॉलम्स कितनी भी हो, रोज कितनी हो? 1। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो मैट्रिक्स है, उनके बीच में इक्वल का साइन है। अगर उन दोनों मैट्रिक्स में इक्वल का साइन है दैट मीन्स ये दोनों क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो आप इनके एलिमेंट को कंपेयर करोगे और अपने अननोन वेरिएबल्स को फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप लोग करोगे होमवर्क में। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप लोग घर से करके लेकर आओगे, और अगर आप लोगों को डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -4 3 a + 5 2 किसके इक्वल होगा? b + 4 और 3 2 c - 1। क्वेश्चन में कहा है ये इक्वल है। क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन बना के दिया है, दैट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही हैं। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a b c। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं इसीलिए इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो मैं -4 को किसके इक्वल पुट कर दूंगी? b + 4 के। तो b क्या हो जाएगा? -4 + 4 इधर आके किस में हो जाएगा? तो इट बिकम -8। तो हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई? -8। कोई दिक्कत है क्या? अब इस वाले एलिमेंट को इसके इक्वल पुट कर देती हूँ। तो a + 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 2। तो a किसके इक्वल हो जाएगा? 2। ये +5 है, इधर आके -5। तो a = -3। डन। a की वैल्यू भी निकाल दी, ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही। अब इसको इसके इक्वल भी पुट कर देते हैं। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? c - 1। ये -1 है, इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो हमने a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। बिल्कुल इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी है और थर्ड का सेकंड पार्ट भी है। बहुत सिंपल है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना? थर्ड का सेकंड पार्ट हो जाएगा या मैं सॉल्व कराऊं? चलो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उनमें आपको मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब एक बार क्वेश्चन 4 को राइट डाउन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कितनी है? 8 - 3, 8 - 3, और हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो कितना है? 4 - 5। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि आपको a + b निकालना है, जल्दी से निकाल के दो। सेकंड पार्ट क्या कहता है? b - a, जल्दी से निकाल के दो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करके दो, बहुत फास्ट। बिल्कुल, पहले राइट तो करोगे ना, एग्जाम में ऐसे थोड़ी बोल दोगे, एग्जाम में ऐसे थोड़ी बोलोगे। पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 8 - 3 प्लस फिर आप लोग बी मैट्रिक्स लिखोगे, सही है। अब क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसलिए हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते थे। तो अभी 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 -3 + -5 इट बिकम -8 हो गया, सही है। अब हम कौन सा पार्ट करते हैं? सेकंड पार्ट क्या कहता है? b - a। बी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो पहले क्या लिखोगे? बी मैट्रिक्स। पहले ए मैट्रिक्स मत लिखना, जिसे जिसमें से माइनस करना है उसे उसमें से ही करना। तो पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 4 - 5 माइनस आपकी ए मैट्रिक्स क्या है? 8 - 3। तो 4 में से किसे माइनस करोगे? 8 को, तो कितना मिलेगा? -5 - -3। ध्यान से देखना, -5 -3 माइनस माइनस, तो -5 + 3 इट बिकम -2। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। समझ आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है b + c निकालो, हो जाएगा, ऐड करना है।
सेकंड पार्ट कहता है a माइनस सी निकालो, वो भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, a प्लस बी माइनस सी निकालो। तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो बताना, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 5, बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स है 1 4, सी मैट्रिक्स क्या है 6 माइनस 2। एंड इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो है a प्लस बी माइनस, सही है ना, a प्लस बी माइनस सी। अब पहले मैं a और b को ऐड करूंगी, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं 2 5 प्लस b मैट्रिक्स लिख ली 1 4 माइनस c मैट्रिक्स लिख ली 6 माइनस 2। हम पहले a प्लस b कर लेंगे, जो आंसर आएगा, फिर बाद में उसे माइनस c करेंगे। तो a प्लस b करते हैं, जल्दी से बताओ क्या आने वाला है, जल्दी बताओ। 3 भाई 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 4 9, माइनस करना है 6 माइनस 2 से, बताओ कितना आएगा। 3 में से माइनस 6 करेंगे -3, 9 माइनस माइनस 2 क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 2 11। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। नहीं आई बात समझ में? तो जब आप लोगों को इस तरह से 3 मैट्रिक्स सॉल्व करनी हो तो पहले 2 पार्ट सॉल्व करना, इन 2 पार्ट को सॉल्व करके जो आएगा उससे फिर थर्ड मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेना। ऐसे ही आपका फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है जो आप लोग होमवर्क में करोगे। फोर्थ पार्ट में a माइनस बी प्लस सी, तो पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे सी मैट्रिक्स से ऐड कर लेंगे। समझ आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वेदर पॉसिबल, अगर पॉसिबल है राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन सिंगल मैट्रिक्स, तो इन्हें सिंगल मैट्रिक्स में राइट कर दो। तो फर्स्ट पार्ट देखो, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करना आता है, ऐड कर लेना। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, माइनस करना है तो ऑर्डर सेम है तो इन्हें माइनस किया जा सकता है, इन्हें माइनस कर लेना। थर्ड पार्ट देखो, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2, तो जब इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम इन्हें ऐड भी नहीं कर सकते, तो इसमें आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। 7th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, तुम लोग जल्दी से 7th क्वेश्चन को सॉल्व करो। 7th का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एंड 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप लोग घर से करके लेकर आओगे होमवर्क में। जल्दी से सॉल्व करो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5 2 -1 11 सॉरी y माइनस 1 प्लस हमारे पास नेक्स्ट है सॉरी माइनस 1x माइनस 1 1x माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 7 माइनस 3 2। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो माइनस का साइन है इसे सॉल्व कर लेंगे। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और इक्वल में क्या रख देंगे, आपकी राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स को ऐसे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ना ये माइनस है, तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस हो भी सकता है क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो 5 माइनस 1 कितना आ गया 2 माइनस, बच्चों ध्यान से देखना 2 माइनस ब्रैकेट लगा लेना, अगर आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो प्लस माइनस में मिस्टेक जरूर करोगे। अब क्या होगा -1 माइनस 2 y माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3, बार बार बोल रही हूँ प्लस माइनस में ध्यान रखोगे। अब ये क्या बनेगा 4 -1 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस x प्लस 1 एंड y माइनस 1 प्लस 3 बिकम प्लस 2 इक्वल्स टू 4 7 माइनस 3 2। सही है क्या? अब दोनों के बीच में क्या है, इक्वल का साइन, यानी इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। सही है ना? अब आप देख सकते हो 4 4 इक्वल है, -3 इक्वल है, तो ये भी तो आपका क्या होगा, इक्वल। 2 + 1 3 माइनस x इक्वल्स टू 7, तो इसको इधर लेकर आ जाती हूँ, उसको इधर ले जाऊंगी, तो 3 + 7 इधर आके -7 -6 उधर जाके +6,
तो -4 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह से y प्लस 2 को किसके इक्वल पुट कर दूंगी, तो y इज इक्वल्स टू 2 - 2 0। तो मुझे क्वेश्चन में कहा था x और y की वैल्यू फाइंड करो, हम लोगों ने फाइंड कर ली, है ना। मैट्रिक्स चैप्टर बहुत इजी, इसलिए कह रही थी मैट्रिक्स सच में बहुत आसान है। बस आप लोगों को प्लस माइनस पे ध्यान देना होगा, जो आप लोग जर्नली कैलकुलेशन करते हुए मिस्टेक कर देते हो। अदरवाइज चैप्टर आसान है, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है ये। चलो 7th का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, पहली और दूसरी मैट्रिक्स को ऐड कर लेना, फिर इक्वल में राइट हैंड साइड मैट्रिक्स से कंपेयर कर लेना, x और y आ जाएगा। अब देखते हैं आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में m एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में पहले हम लोग मैट्रिक्स को राइट कर लेते हैं, एंड मैट्रिक्स इज m। जल्दी से मुझे सेम मैट्रिक्स के एलिमेंट बताना, क्या है 5 -3, इधर क्या है -2 एंड -4 +4। एंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना है, m प्लस m t। m की पावर में t है, इसका क्या मतलब है, ट्रांसपोज। मुझे इस मैट्रिक्स को ऐड करना है इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से, तो कर लेते हैं जल्दी से। आपकी मैट्रिक्स क्या है, 5 -2 -3 4। ऐड करना है इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से, एंड ट्रांसपोज क्या था, रो का कॉलम में इंटरचेंज। तो मेरी एम मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसे मैंने बना दिया फर्स्ट कॉलम, एंड जो सेकंड रो है उसे बना दिया मैंने सेकंड कॉलम। हो गया ना ट्रांसपोज, कोई दिक्कत है क्या। एंड क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए इसके ट्रांसपोज को मैं ऐड कर सकती हूँ। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती, ये कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती, तो मैं इसके ट्रांसपोज को इसमें ऐड नहीं कर पाती क्या। देखो अगर मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है 2 1, सही है, अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना था, तो इसका ट्रांसपोज तो ऐसे मिलता ना, क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते थे। तो आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स में ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर क्या रहता है, सेम। अब बस ऐड कर दो, 5 + 5 10, -3 + -2 -5, -2 + -3 -5, 4 + 4 8 आ गया। ये हमारा आंसर भी आ गया ना समझ में, सिंपल। बस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, उसमें ऐड कर दो। इसका सेकंड पार्ट है कि ट्रांसपोज में से m को क्या करना है, माइनस। वो तो अब आप लोग कर ही लोगे, जब मैंने प्लस कर लिया तो माइनस कर लेना, पर माइनस करते हुए साइन पे ध्यान रख लेना। 9th क्वेश्चन क्या है, राइट दी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, B एंड C। ओके, एडिटिव इनवर्स एक टॉपिक रह गया, उसे अभी डिस्कस करते हैं। पहले 10th और 11th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी बताती हूँ एडिटिव इनवर्स। 10th क्वेश्चन है, गिवन A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है एंड C मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड द मैट्रिक्स X इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहले आप लोग मुझे 10th क्वेश्चन में A, B, C मैट्रिक्स राइट कराओ, फिर हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट आप लोग घर से सॉल्व करके लेकर आओगे। 10th क्वेश्चन, A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स 2 - 3। B मैट्रिक्स क्या है 0 2। C मैट्रिक्स क्या है -4 -1 -1 -4। एंड हम लोगों को क्वेश्चन में -1 + 4। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें x एक मैट्रिक्स बतानी है इस तरह से कि x + b किसके बराबर हो जाए, c - a के, सही है ना। x + b किसके इक्वल हो जाए, c - a के। मुझे इस तरह से एक मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके आपको देना है। अब जरा देखो, बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है, क्या ये b इधर आके माइनस में चला जाएगा, बस सॉल्व कर लो। फिर x = c - a - b। तो मुझे x मैट्रिक्स फाइंड करनी है, c की वैल्यू पुट करो, a की पुट करो, b की पुट करो, सॉल्व कर दो, आ गया आपका x मैट्रिक्स। है ना, बहुत सिंपल। जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकाल के दो। इससे पहले मैं सॉल्व करूं, उससे पहले आप लोग मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके दोगे। जल्दी से बताओ, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लो, निकाल दिया आंसर।
मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोग सॉल्व करके दो। मैं चाहती हूँ देखूं कि तुम लोग साइन पे ध्यान दे रहे हो ना। जल्दी से कैलकुलेट करके दो। इतना टाइम लगता है इतने छोटे क्वेश्चन में? जस्ट माइनस करना है, फिर भी इतना टाइम ले रहे हो। देखो जी, -1 -2 कितना आएगा? -3। 4 -3 तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7। अब क्या करेंगे? -0 2। अब इन दोनों को कर दो तो -3 में से 0 माइनस करूंगी, 7 में से 2 को माइनस करूंगी, आगे आप लोगों का मैट्रिक्स खत्म। यही तो निकालना था, आंसर सही था। तो प्लस माइनस पे ध्यान रखा, हर बार ध्यान रखना। अब आपका जो 11th क्वेश्चन है वो भी तो सेम ही है, वो भी सेम ही है। गिवन A एंड B मैट्रिक्स गिवन है, आपको x इस तरह से निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि A + x = B। तो फर्स्ट पार्ट में A मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आओगे, फिर B में से A को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यानी 10th और 11th पार्ट आप लोग घर से कैलकुलेट करके ले आओगे। अब आपकी बात कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स की। किसकी बात कर लेते हैं? अब ध्यान से सुनना, एडिटिव इनवर्स होता क्या है। जब एडिटिव इनवर्स समझ आएगा तभी तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक एंड हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो कल आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आओगे। आई थिंक डाउट तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अभी मुझे क्या बताना है? एडिटिव इनवर्स। बड़ा ही आसान है एडिटिव इनवर्स। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में मैं बी मैट्रिक्स को ऐड कर दूं और इसे ऐड करने पर मुझे एक नल मैट्रिक्स मिले। कैसे मैट्रिक्स मिले? तब ये जो बी मैट्रिक्स है ना, वो ए मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। समझे क्या मेरी बात? नहीं समझे ना, मैं समझाती हूँ। मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4। अब मैं इसमें एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दूं जिससे मुझे रिजल्ट में क्या मिले? नल मैट्रिक्स मिले। तो इस मैट्रिक्स को मैं इस मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स बोलूंगी। अभी समझ आई क्या? ए मेरी एक मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स में मैं बी ऐसी मैट्रिक्स ऐड करूं कि इन दोनों को जोड़कर मुझे क्या मिले? नल मैट्रिक्स। तो इस बी मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स का क्या बोलूंगी? एडिटिव इनवर्स। अब ऐसा कैसे होगा? जब सारे एलिमेंट्स इससे ठीक क्या हो? ऑपोजिट साइन के हो। कैसे हो? मान लो कि -4 था। अब करते हैं, देखो 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 0 मिले? सीधी बात है -2 जोड़ूं। 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 मिले? सीधी बात है -1 ऐड किया जाए। 3 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 मिले? 4 में -4 में क्या ऐड करूं? सही बात है। तो क्या मैंने बस इनके साइन को चेंज किया है? क्या मैंने सिर्फ इनके साइन को चेंज किया है? तो बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स कहलाएगी, क्योंकि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करने पे मुझे क्या मिल रहा है? नल मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो जरा, a + b = नल मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू एडिटिव इनवर्स। तो क्या मेरा b -a के इक्वल नहीं होगा? समझाती हूँ क्यों होगा। आप इसे ऐसे लिखोगे क्या? ये +a था, इधर आके नल मैट्रिक्स में से किसी भी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, सही है ना? तो साइन ही तो अपोजिट मिलते हैं ना। तो यानी कि मेरी जो बी मैट्रिक्स है वो अगर -a के इक्वल हो जाएगी तो a में b को जोड़ने पे नल मैट्रिक्स मिलेगा। समझ आ गया? तो अब अपना क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा है कि बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, बी मैट्रिक्स बताओ। आपकी बी मैट्रिक्स क्या है? जल्दी बताओ। -2 0 4। अब क्वेश्चन में कहा इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसके एलिमेंट्स का जस्ट ऑपोजिट साइन। तो इसका मान लो एडिटिव इनवर्स a है, तो क्या होगा? 2 0 में तो 0 ही रहेगा, चाहे प्लस लगाओ चाहे -4 का और -1 का।
तो इस बी मैट्रिक्स का ए क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इन्हें ऐड करने पे क्या मिलेगा रिजल्ट में, नल मैट्रिक्स। नहीं आई क्या बात समझ में, क्लियर हो गया। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझ आ गया। तो आपकी 9A एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, जिसमें आपने मैट्रिक्स का एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, ट्रांसपोज सीखा और एडिटिव इनवर्स निकालना सीखा। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी मल्टीप्लिकेशन को लेकर, एंड वो एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, या कहूँ वही इम्पॉर्टेंट है। तो वो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।